पेज 641 आकर्ष और शौर्य का वार्तालाप। शौर्य अभी भी आश्चर्य में डूबा हुआ था। पहले तो वह सिर्फ आकर्ष की उस नई क्षमता को देखकर आश्चर्यचकित था, पर अब आकर्ष ने जो कुछ भी कहा था उसके शब्दों ने उसे फिर से चौंकने पर मजबूर कर दिया था। आकर्ष ने उससे कहा था कि वह उसके जादुई हथियार के स्तर को बढ़वा सकता है। यह कथन शौर्य के लिए उस बिजली की तरह था जो लगातार गरज रही थी। बार बार उसके कानों में यही एक वाक्य गूंज रहा था। आकर्ष को देखने का नजरिया शौर्य के लिए पूरी तरह से बदल गए। अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह छोटा बच्चा जिसे सालों पहले उसकी सुरक्षा की जरूरत थी, अब वह इतना परिपक्व बन चुका है कि खुद उसे इस बच्चे की जरूरत पड़ने लगी है। शायद अगले कुछ समय में यह मुझसे आगे भी निकल जाए। नहीं, शायद मैं गलत हूं। हो सकता है यह पहले ही मुझसे आगे निकल चुका हो। शौर्य ने एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन में विचार किए। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो आकर्ष उससे लगभग 7 से 8 साल छोटा था, लेकिन ताकत और क्षमता के मामले में आकर्ष उसके बराबर पहुंचने लगा था। जब वह आकर्ष से पहली बार मिला था तब वह अथर्व मंडल में पहुंच चुका था और उस समय आकर्ष की ताकत इस मंडल के करीब भी नहीं थी। पिछले कुछ सालों में वह मुश्किल से 4 से 5 स्तरों की बढ़ोतरी कर पाया था, जबकि आकर्ष पूरे 2 मंडल पार करके उसके बराबर पहुंच चुका था। अभी तक शौर्य ने आकर्ष की सारी क्षमताएं नहीं देखी थी। उसका सामना अभी तक सिर्फ एक ही क्षमता से हुआ था और इस क्षमता ने ही उसे इतना चौंका दिया था कि अब शौर्य आगे कुछ भी जानने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबसे ज्यादा आश्चर्य में तो उसे आकर्ष का स्वभाव डाल रहा था। अगर उसने खुद महसूस नहीं किया होता तो शायद वह भी जतिन की मां की तरह यह मान लेता कि आकर्ष जतिन की बिगड़ी हुई हालत का जिम्मेदार नहीं हो सकता। पहले क्षमता और अब यह चौथे स्तर के जादुई हथियार वाली बात। अगर आकर्ष उसके जादुई हथियार को चौथे स्तर का बना सकता है तो इसका सीधा मतलब यह था कि उसका संबंध किसी चौथे स्तर के हथियार शिल्पकार से है। इधर जब आकर्ष ने शौर्य के चेहरे के भाव देखे तो वह मुस्कुराने लगा। चौथे स्तर का हथियार शिल्पकार सालों पहले उसके लिए काफी महत्व रखता था, पर अब अथर्व मंडल में प्रवेश करने के बाद उसके खुद के शिल्पकार का स्तर तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था और आज के समय उसके लिए एक चौथे स्तर के हथियार शिल्पकार का कोई महत्व नहीं था। अब भले ही वो एक तीसरे स्तर का हथियार शिल्पकार था और शौर्य उसका काफी अच्छा दोस्त था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपना यह रहस्य शौर्य के सामने उजागर करने वाला था। शौर्य पर तो उसे संदेह नहीं था, लेकिन बाकियों का क्या? किसे पता कोई उसके शब्द सुन ले और फिर कोई बिन बुलाए खतरा आ धमके। काफी सोच विचार करने के बाद आकर्ष ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उससे मेरे संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर कम से कम हम दोनों के बीच दोस्ती तो इतनी है कि अगर मैं उसे आपके जादुई हथियार का स्तर बढ़ाने को कहूंगा तो वह मना नहीं कर पाएगा। क्या सच में? शौर्य ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, जिसके जवाब में आकर्ष ने सहमति में अपना सिर हिलाए। इसके बाद शौर्य कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आकर्ष की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मेरे इस जग के स्तर को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी? शौर्य के स्वर में इस बार एक उतावलापन था, जैसे वह जल्द से जल्द अपने नए जग को देखना चाहता। काफी लंबे समय से शौर्य खुद अपने इस जादुई जग का स्तर बढ़वाना चाहता था। अब जब आकर्ष ने उसे उम्मीद की एक किरण दे दी थी तो वह इस किरण के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। शौर्य के सवाल पर आकर्ष ने कुछ देर तक तो सोचा और फिर अपनी जादुई अंगूठी में से एक कागज और कलम निकाल। इसके बाद उसने कागज पर कुछ लिखना शुरू किए। शौर्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या लिख रहा है, पर अगर इस समय कोई उच्च स्तर का हथियार शिल्पकार होता और वह इस कागज पर लिखी सामग्री को देख लेता तो वह तुरंत पहचान लेता कि यह सारी सामग्री एक तीसरे स्तर के जादुई हथियार को बनाने के लिए काम में आती है। वैसे इसमें कुछ अतिरिक्त सामग्रियां भी थी जिनका शौर्य के उस जादुई जग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था, लेकिन शौर्य इन सब बातों से पूरी तरह अनजान था। वह एक अच्छा योद्धा था, लेकिन हथियार निर्माण से संबंधित सामग्रियों की उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। थोड़ी देर तक लिखने के बाद आकर्ष ने अपने हाथ और कलम को विराम दिया तथा वह कागज शौर्य की तरफ करते हुए कहा, आपको इन सारी सामग्रियों का इंतजाम करना। मैंने अपने दोस्त से आपके जादुई जग के बारे में पहले भी बात की थी। उसने मुझे पहले ही सारी सामग्रियों के बारे में बता दिया था। शौर्य ने कागज लिया और सारी सामग्रियों के बारे में पढ़ने लगा। उनमें से एक भी सामग्री ऐसे नहीं थी जिसे वह पहचानता था। इन सामग्रियों में जो अतिरिक्त सामग्री लिखी गई थी वह आकर्ष ने अपने लिए लिखी थी, क्योंकि उसे अपनी ज्वाला हांडी का स्तर भी तो बढ़ाना था।
बिना ज्वाला हांडी का स्तर बढ़ाए वह शौर्य के लिए उसके जादुई जग का पुनर्निर्माण कैसे कर सकता था। वैसे तो वह अपने खुद के स्तर पर भी यह सब कुछ इकट्ठा कर सकता था, पर इसके लिए उसने शौर्य की मदद ली, क्योंकि उसके अनुसार अगर शौर्य अपनी तरफ से यह सारी सामग्रियां इकट्ठा करेगा तो सारी सामग्रियां बहुत जल्दी मिल जाएगी। आखिरकार शौर्य यही का निवासी था, तो उसके लिए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री ढूंढना और भी ज्यादा आसान था। ठीक, मैं अभी जाता हूं और सारी सामग्री इकट्ठा करता हूं, शौर्य ने एक उत्साहित स्वर में कहा और फिर वहां से खड़ा होकर जाने लगा। कुछ कदम आगे जाने के बाद वह अचानक रुक। उसने पलटकर आकर्ष की तरफ देखा और आग्रह करते हुए कहा, आकर्ष, जब तक मैं सारी सामग्री एकत्रित नहीं कर लेता, क्यों ना तुम यहीं पर रहो। इससे समय की काफी बचत हो जाएगी। लगे हाथ मुझे भी उतावलापन नहीं रहेगा कि तुम कहीं चले जाओगे। किसे पता यहां से जाने के बाद तुम्हें फिर से कोई काम याद आ जाए और तुम शहर से बाहर चले जाओ। ठीक, मैं यहीं पर रुकता हूं, पर आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। थोड़ा सोचने के बाद आकर्ष ने जवाब दिए। दरअसल उसे वापस से राजकुमार सूर्यन के महल में लौटने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी वहां पर ऐसा कोई नहीं था जो उसका इंतजार कर रहा था। वहां पर उसका एकमात्र दोस्त कर्ण था, पर अभी के समय वह भी साधना में लीन था, तो अगर आकर्ष वहां पर चला भी जाता तो भी उसे कर्ण के साथ बातें करने का मौका नहीं मिलता। वहीं अगर बात करें सिंह परिवार के संपत्ति की, तो यहां पर उसका दोस्त शौर्य था जो समय समय पर उससे मिलने आने वाला था। मैथिली, मेहमान कक्ष में आकर्ष भाई के लिए एक कमरा तैयार कर। मैं सारी सामग्रियों के बारे में जानकारी जुटाकर थोड़ी देर में आता हूं, शौर्य ने अपनी पत्नी मैथिली से कहा और जल्दबाजी में बाजार की तरफ चल पड़। शौर्य के लिए उसका जादुई जग बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब जब उसे अपने इस जादुई जग के स्तर को बढ़ाने का मौका मिल रहा था तो वह इसमें देरी कैसे कर सकता था। भाई आकर्ष, आप थोड़ा इंतजार करें, तब तक मैं जाकर आपके लिए कमरा तैयार कर देती हूँ, मैथिली ने आकर्ष से कहा और फिर मेहमान घर में कमरा तैयार करने चली गई। अब झील के किनारे सिर्फ आकर्ष अकेला ही रह गया था, तो वह सीधा साधना करने बैठ गए। लगभग आधे घंटे बाद मैथिली उसके पास आ। उसके पैरों की आहट सुनकर ही आकर्ष अपनी साधना से बाहर आ गया था। मैथिली के नेतृत्व में थोड़ी देर में आकर्ष उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसका कमरा तैयार किया गया था। कैमरा ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर उसका क्षेत्रफल इतना था कि आकर्ष आसानी से यहां पर काफी समय तक रह सकता था। भैया, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे पास संदेश भिजवा दीजिएगा, जाने से पहले मैथिली ने आकर्ष से कहा। ठीक है दीदी, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं बता दूंगा, आकर्ष ने आभार व्यक्त करते हुए कहा और फिर अपने कमरे में चला गए। कमरे में आने के बाद आकर्ष ने सबसे पहले कमरे को अच्छे से देख। अंदर लगभग जरूरत का सारा सामान था। अंदर औषधीय जल भी रखा हुआ था। आकर्ष ने सबसे पहले औषधीय जल का सेवन किया और फिर अपने बिस्तर पर पद्मासन की स्थिति में बैठकर सर्प शक्ति के छठे चरण का अभ्यास करने लगा। थोड़ी ही देर में आकर्ष साधना में पूरी तरह से लीन हो गए। उसका मन और शरीर साधना में इस प्रकार से डूब गए थे कि बाहरी वातावरण से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। काफी लंबे समय के बाद आकर्ष ने अपनी आंखें खोल। यह भी इस वजह से क्योंकि उसके पास जो मध्य स्तर का ऊर्जा तत्वांश था, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। अपनी जादुई अंगूठी में से आकर्ष ने एक और ऊर्जा तत्वांश निकाला और उसके साथ साधना करने लगा। साथ में वह अपने हवा के शक्ति तत्वांश का इस्तेमाल करके अपनी हवा की शक्ति को भी बढ़ा रहा था। समय काफी तेजी से गुजरने लगा। बीच बीच में कई बार मैथिली अपनी दासी से आकर्ष के कमरे में खाना भिजवा रही थी, पर क्योंकि आकर्ष साधना में बैठा हुआ था तो हर बार खाना बिना इस्तेमाल किए ही वापस ले जाना पड़ रहा था। शरीर को समय समय पर ऊर्जा चाहिए और क्योंकि आकर्ष प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करके ही अपनी ताकत बढ़ा रहा था, तो उसे अलग से खाना खाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। इस प्रकार की साधना में आकर्ष काफी लंबे समय तक बिना खाना खाए रह सकता था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि उसे कभी खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली थी। अब की बार वाली साधना भी काफी लंबे समय तक चलती रह। इस बार भी आकर्ष ने केवल तब जाकर अपनी आंखें खोली जब उसका मध्यस्तर का ऊर्जा तत्वांश पूरी तरह से ऊर्जाहीन हो गए। एक और मध्यस्तर का ऊर्जा तत्वांश खत्म हो चुका। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे शरीर को अब इसकी भी आदत पड़ चुकी है। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने अपने आप से पूछ। इसके बाद उसने उस ऊर्जाहीन पत्थर को वापस से अपनी जादुई अंगूठी में रख लिया और एक नया मध्यस्तर का ऊर्जा तत्वांश निकाल। जैसे ही वह इस ऊर्जा तत्वांश के साथ साधना में बैठने वाला था, भाई आकर्ष,
अचानक से किसी ने आकर्ष का नाम पुकारा और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज सुनते ही आकर्ष पहचान गया कि यह उसका बड़ा भाई शौर्य है। उसने तुरंत दरवाजा खोला और सामने खड़े शौर्य से पूछा, क्या हुआ? क्या सारा सामान इकट्ठा हो गया? हाँ बिल्कुल। यह लो, देख लो, इसमें कोई सामान कम तो नहीं है। अगर कम हुआ तो भी मुझे बता देना, मैं अभी जाकर इसका प्रबंध कर दूंगा। शौर्य ने एक जादुई अंगूठी आकर्ष को सौंपते हुए कहा। यह शौर्य की दूसरी जादुई अंगूठी थी जिस पर से उसने अपना नियंत्रण हटा लिया था। इतनी जल्दी सारा सामान इकट्ठा हो भी गया? आकर्ष ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछ, इतनी जल्दी? मेरे भाई, 1 महीना गुजर चुका, तुम अभी भी इसे जल्दी कह रहे हो? शौर्य ने जवाब दिए। इस 1 महीने में शौर्य ने अपने सभी करीबियों और रिश्तेदारों की मदद से यह सारी सामग्री इकट्ठा करवाई थी। हालांकि कुछ को इकट्ठा करने में उसे 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लग चुका था, लेकिन खुशी की बात यह थी कि सारी सामग्री उसे मिल गई थी। एक सामग्री तो ऐसी भी थी जिसको लेने के लिए शौर्य को दूसरे शहर तक जाना पड़ा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसके जादुई जग का सवाल था तो शौर्य ने हिम्मत नहीं हार। 1 महीना हो चुका है? शौर्य के जवाब ने आकर्ष को और भी ज्यादा हैरान कर दिए। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि यह सब ऊर्जा तत्वांश के कारण हुआ। अपनी साधना में वह इतना लीन हो गया था कि उसे समय का बोध ही नहीं रहा था। पहले तो उसे लग रहा था कि अब तक सिर्फ 10 ही दिन गुजरे हैं। ठीक है शौर्य भा, इसमें सारी सामग्री पर्याप्त रूप से है। अपना यह जादुई जग मुझे दे दीजिए। मैं कुछ ही दिनों में अपने दोस्त से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो 1 महीने से भी कम समय में आपका जादुई हथियार फिर से तैयार होकर आपके पास आ जाएगा। आकर्ष ने शौर्य से कहा। सुनकर अच्छा लगा, शौर्य ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर अपना जादुई जग आकर्ष को दे दिए। अच्छा आकर्ष भाई, जब मैं यह सारी सामग्री इकट्ठा कर रहा था तो मुझे दूसरे शहर भी जाना पड़ा था। वहां पर मेरी मुलाकात एक 5वें स्तर के हथियार शिल्पकार से हुई थी और उसे जब पता चला कि मैं यह सारी सामग्री अपने जादुई हथियार के स्तर को बढ़ाने के लिए इकट्ठा कर रहा हूं तो उसने मुझे बताया कि इन सारी सामग्रियों में कुछ सामग्री ऐसी भी है जो एक 4थे स्तर से भी उच्च स्तर के जादुई हथियार को बनाने में काम आती है। शौर्य ने थोड़ा संकोच करते हुए आकर्ष से कहा, कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं लग रहा कि इन सारी सामग्रियों को लेकर मैं आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकता हूं? आकर्ष ने हल्का हंसते हुए पूछ, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। तुम पर मुझे पूरा भरोसा। मैं तो बस यह जानना चाहता था कि क्या यह सारी सामग्री वाकई मेरे जादुई हथियार के स्तर को बढ़ाने में काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे उस दोस्त पर संदेह कर रहा हूं। मैं बस जानना चाहता हूं कि पूरी सामग्री का उपयोग कैसे किया जाने वाला है। शौर्य ने फिर से संकोच करते हुए जवाब दिए। काफी हद तक संदेह न करने का कारण यह भी था कि उसे उस 4थे स्तर के हथियार शिल्पकार की मदद की जरूरत। सच कहूं तो उस 5वें स्तर के हथियार शिल्पकार ने आपसे बिल्कुल सही कहा है। शौर्य को उलझन में देख आकर्ष ने जवाब दिए। क्या मतलब? जवाब सुनकर शौर्य और ज्यादा उलझन में पड़ गए। दरअसल मैंने आपसे जो सामग्री इकट्ठा करवाई है वह 4थे स्तर से उच्च स्तर के जादुई हथियारों को बनाने में काम आती है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले इसलिए नहीं दी थी क्योंकि अगर आप इस जानकारी के साथ बाजार में जाते तो व्यापारी आपसे ज्यादा पैसों की मांग करते। उन्हें आप पर संदेह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह सारी सामग्री और भी दूसरे कामों में इस्तेमाल की जाती है। आकर्ष ने जवाब दिए। यह सारी सामग्री 4थे स्तर से उच्च स्तर के जादुई हथियारों को बनाने में काम आती है। सिर्फ इस एक वाक्य ने ही शौर्य को चौंकने पर मजबूर कर दिए। स्पष्ट रूप से तो उसे अंदाजा नहीं लगा था, पर उसके दिमाग के घोड़े जिस भी दिशा में दौड़ रहे थे वह बिल्कुल सही दिशा था। भाई आकर्ष, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब यह तो नहीं है कि तुम जिस हथियार शिल्पकार को जानते हो वह 4थे स्तर का नहीं बल्कि 3रे स्तर का हथियार शिल्पकार है? शौर्य ने एक बहुत ही धीमी आवाज में आकर्ष से पूछ। यह बस उसका एक अनुमान था। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। जिस हथियार शिल्पकार से मैं मिलने जा रहा हूं वह वाकई एक 3रे स्तर का हथियार शिल्पकार है। इसीलिए तो मैंने जल्दबाजी में आपको सारी सामग्री इकट्ठा करने को कहा था। अब अगली बार जब आप अपने इस जादुई जग को देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका होगा। आकर्ष ने शौर्य से कहा। बहुत बड़ा बदलाव? यह सुनकर शौर्य हद से ज्यादा उत्साहित हो गए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उत्साह के मारे उसकी सांस तक तेज हो गई थी और वह अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा था। उसे अच्छे से समझ में आ गया था कि आकर्ष के कहने का मतलब क्या है।
अगर सारी सामग्री उसके जादुई हथियार के लिए इकट्ठा करवाई गई है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि उसका जादुई जग अब चौथे स्तर का नहीं बल्कि तीसरे स्तर का जादुई हथियार बनने वाला था। एक तीसरे स्तर का हथियार हासिल करना अंशतर देश में सभी बड़े परिवारों के योद्धाओं का सपना था। अफसोस आज तक किसी का भी यह सपना पूरा नहीं हुआ था। शायद शौर्य पहला व्यक्ति था जो इस मुकाम को हासिल करने वाला था। शौर्य भाई, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। मैं 1 महीने बाद फिर से आऊंगा और उस समय आपको बिल्कुल नया जादुई जग देखने को मिलेगा। आकर्ष ने उस जादुई जग को अपनी जादुई अंगूठी में रखते हुए शौर्य से कहा और उससे विदाई ली। जब आकर्ष सिंह परिवार के महल से जा रहा था तब शौर्य खुद उसे मुख्य द्वार तक छोड़ने आए। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो वह नहीं चाहता था कि सिंह परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति आकर्ष के लिए कोई मुसीबत खड़ी करे और दूसरा वह आकर्ष का आभार व्यक्त करना चाहता था। शौर्य भाई, अब मैं चलता हूं। आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में किसी के भी सामने जिक्र मत कीजिए, मैथिली दीदी के सामने भी नहीं, क्योंकि किसे पता इसके लिए बाद में हमें निशाना बना लिया जाए। जाने से पहले आकर्ष ने शौर्य को सतर्क किए। शौर्य ने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया और खुशी खुशी आकर्ष को विदा किए। महल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर वह तब तक आकर्ष को देखता रहा जब तक कि आकर्ष उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। आकर्ष के वहां से गायब होने के बाद शौर्य वापस अपने निवास स्थान में लौट। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों, आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। CH 642 शौर्य का नया जादुई हथियार। सिंह परिवार के महल से निकलने के बाद आकर्ष ने शौर्य को बताए अनुसार किसी तीसरे स्तर के हथियार शिल्पकार की तलाश नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वह खुद ही तीसरे स्तर का हथियार शिल्पकार था। वैसे अगर वो तीसरे स्तर का हथियार शिल्पकार नहीं भी होता तो भी वह किसी अन्य तीसरे स्तर के हथियार शिल्पकार की खोज नहीं करता, क्योंकि जग जैसे हथियार को बनाना इतना आसान नहीं था। आकर्ष के लिए भी यह सिर्फ आसान इसलिए बना था क्योंकि उसके पास लक्ष्य का अनुभव और यादें थी। लक्ष्य ने अपने जीवन में लगभग सभी प्रकार के हथियारों का निर्माण किया था और सभी की गुणवत्ता एक जैसी थी। सिंह परिवार के महल से बाहर आने के बाद आकर्ष सबसे पहले बाजार में आया और अपने ठहरने के लिए एक सराय ढूंढ। सराय में एक कमरा किराए पर लेने के बाद आकर्ष ने कमरे में सबसे पहले सारी व्यवस्था, फिर उसने जादुई अंगूठी में से सारा जरूरत का सामान निकाला और उन्हें अलग अलग श्रेणियां में बांट। यह सारी वही सामग्री थी जो उसने शौर्य से कहकर इकट्ठा करवाई थी। इन सारी सामग्रियों के साथ उसने फैसला किया कि वह सबसे पहले अपनी ज्वाला हांडी का स्तर बढ़ाएगा, क्योंकि बिना ज्वाला हांडी के तीसरे स्तर के जादुई हथियारों का निर्माण करना संभव नहीं था। अब उसने कुछ धातुएं ली और उन्हें गर्म करना शुरू किए। उसके तीसरे स्तर की शिल्प ज्वाला इतनी गर्म थी कि उसके प्रभाव में धातुएं कुछ ही देर में पिघलकर द्रव बन गए। अब आकर्ष ने अपने चौथे स्तर की ज्वाला हांडी को पिघलाना शुरू किए। बाकी धातुओं की तुलना में ज्वाला हांडी का गलनांक थोड़ा उच्च होता है, इस वजह से ज्वाला हांडी को पिघलने में काफी समय लगा। काफी देर बाद जब ज्वाला हांडी पिघलकर पूरी तरह से द्रव में बदल गई, तब आकर्ष ने उसके साथ दूसरी धातुओं के द्रव को मिलाना शुरू किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे एक कच्चा आकार देने लगा। यह आकार देने के लिए आकर्ष इस समय लक्ष्य की एक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था जो आज के सोमाली महाद्वीप पर बहुत ही कम हथियार शिल्पकार जानते थे। अगर इस समय कोई हथियार शिल्पकार उसे यह तकनीक इस्तेमाल करते देख लेता तो वह तुरंत आकर्ष की पहचान पर संदेह करने लगता, क्योंकि विदेशी क्षेत्रों में भी बहुत ही कम हथियार शिल्पकार थे जो इस तकनीक में निपुणता हासिल कर पाए थे। एक सामान्य शिल्पकार पहले द्रव मिलाता है, फिर उस पर अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, लेकिन आकर्ष के मामले में यह प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार दोहराई गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 घंटे का समय निकल गया और अब तक केवल सारा मिश्रण एक हो पाया था। पक्का आकार अभी भी नहीं मिला था। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, समय काफी तेजी से गुजरने लगा। लगभग 7 घंटे बीतने के बाद आकर्ष ने अपना काम रोका और अपनी जगह से खड़ा हो। उसकी आंखों के सामने इस समय एक तांबे के रंग की चमकदार ज्वाला हांडी हवा में तैर रही थी। जैसे ही निर्माण प्रक्रिया पूरी हुई, वह ज्वाला हांडी धीरे धीरे जमीन पर उतरने लग। आकर्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस ज्वाला हांडी को अपने हाथों में उठाए।
यह एक तीसरे स्तर की ज्वाला हांडी थी, जिसके पास में होने का मतलब था कि अब से वह तीसरे स्तर के जादुई हथियारों और औषधीय गोलियों का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकता था। बस पर्याप्त और आवश्यक सामग्री की जरूरत। रही बात गुणवत्ता की, तो उसमें तो कोई कमी आने वाली ही नहीं थी। ज्वाला हांडी को अपनी जादुई अंगूठी में रखने के बाद आकर्ष ने सीधे शौर्य के जादुई हथियार के निर्माण प्रक्रिया को शुरू नहीं किए। पिछले 7 घंटे से वह लगातार अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए अभी उसे आराम की जरूरत। अपने कमरे की खिड़की खोलकर उसने बाहर की तरफ देख। शाम का समय हो आया था और सूर्यास्त की लाल आभा पूरे आसमान में फैल चुकी थी। मुझे लगा नहीं था कि सिर्फ एक ज्वाला हांडी के स्तर को बढ़ाने में ही मुझे इतना ज्यादा समय लग जाएगा। अच्छा हुआ जो मैंने पहले ही अपनी आंतरिक ऊर्जा बचा रखी थी। अगर मेरी आंतरिक ऊर्जा में थोड़ी सी भी कमी आई होती तो मैं प्रक्रिया के बीच में ही बेहोश हो जाता। उबासी लेते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गए। वह इतना थक चुका था कि बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए। नींद से जागकर उसे काफी मेहनत करनी थी, इसलिए वह हथियार की निर्माण प्रक्रिया शुरू करने से पहले अच्छे से आराम करना चाहता था, ताकि बाद में उसका ध्यान ना भटके। जैसे जैसे हथियारों का स्तर बढ़ता जाता है, उनकी निर्माण प्रक्रिया और निर्माण में लगने वाला समय भी वैसे वैसे ही बढ़ता जाता है। अगर निर्माण प्रक्रिया में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो इसका सीधा प्रभाव हथियार की गुणवत्ता पर पड़ सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप से उस हथियार के द्वारा अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करने वाले योद्धा की ताकत पर प्रभाव डालता है। यही वजह थी कि तीसरे स्तर का हथियार शिल्पकार बनने से पहले हथियार शिल्पकारों को तीसरे स्तर के जादुई हथियारों की गुणवत्ता और उनकी निर्माण प्रक्रिया को अच्छे से समझना पड़ता था। यह सिर्फ तीसरे स्तर के साथ ही नहीं था, बल्कि सभी स्तरों पर इतनी ही मेहनत करनी पड़ती थी। गहरी नींद में सोने के बाद आकर्ष ने एक करवट भी नहीं बदल। वह तब तक सोता रहा जब तक कि प्राकृतिक रूप से उसकी नींद नहीं टूट। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। अपने बिस्तर से उठने के बाद आकर्ष सबसे पहले नहाने गए। काफी लंबे समय बाद उसे इतनी अच्छी नींद आई थी। इसकी वजह थी थकावट, वरना सामान्य तौर पर तो आकर्ष अपना अधिकांश समय अपनी साधना में ही गुजारता था, जिस वजह से हर समय उसे किसी न किसी बात की चिंता लगी ही रहती थी। नहाने के बाद आकर्ष सराय से बाहर निकला और पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाए। खाना खत्म करने के बाद वह वापस अपने कमरे में लौट आया और फिर एक तीसरे स्तर के जादुई हथियार को बनाने के निर्माण प्रक्रिया शुरू। सारी आवश्यक तैयारी कर लेने के बाद उसने अपनी जादुई अंगूठी में से शौर्य का जादुई जग निकाल। अभी के समय यह जादुई जग 5वें स्तर का जादुई हथियार था। बाकी हथियारों की तुलना में इस पर उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, क्योंकि इसमें कुल 2 स्तरों की बढ़ोतरी करनी थी। पहली बार इसका निर्माण करना आसान होता है, पर फिर से पुनर्निर्माण करना बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई तलवार या फिर धारदार हथियार हो तो उसे पीट कर सही किया जा सकता है, पर इस प्रकार के जादुई हथियार में सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है। हल्की सी चोट भी जादुई हथियार को बेकार बना सकती है। उस जादुई जग को चारों तरफ से ध्यान से देखने के बाद आकर्ष ने अपने आप से कहा, अभी के समय इस जादुई हथियार पर दिखावे पर ज्यादा काम किया गया था, पर इसकी क्षमताएं सीमित। यह कवच श्रेणी का जादुई हथियार था जो रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर शौर्य सिर्फ रक्षात्मक शैली के साथ तो मुकाबला जीत नहीं सकता था, उसे प्रहार भी करने होंगे। इसलिए इस जादुई जग को एक नए रूप की जरूरत थी, जो न सिर्फ शौर्य की सारी शराब को इसके अंदर एकत्रित करके रख सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर उग्र रूप भी धारण कर पा। यानी कि इसके अंदर आयाम भी चाहिए था और धार। जादुई हथियार को ध्यान से देखने के बाद आकर्ष ने अपना हाथ आगे किया और आंतरिक ऊर्जा अपनी हथेली में प्रवाहित। तुरंत ही तीसरे स्तर की शिल्प ज्वाला एक बार फिर से उसकी हथेली में प्रकट होगा। अपने उच्च ताप में जब उस शिल्प ज्वाला ने चौथे स्तर की ज्वाला हांडी तक को पिघला दिया था, तो एक 5वें स्तर का जादुई हथियार क्या था। थोड़ी ही देर में शौर्य का वह 5वें स्तर का जादुई हथियार पिघल कर तरल में बदल गए। इसके साथ आकर्ष ने अब दूसरी आवश्यक सामग्रियों को भी पिघला कर तरल में बदलना शुरू कर दिए। अपने हाथों को बिना आराम दिए वह लगातार एक के बाद एक सारी सामग्रियों को पिघला रहा था। इन सब में समय काफी तेजी से गुजर रहा था। इस जग को आकर्ष को एक नया आकार भी देना था, तो वह इसका कच्चा आकार तैयार करने लग। अभी तक यह सिर्फ एक कवच श्रेणी का जादुई हथियार था, पर आज से इसे हमले करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लगभग 3 घंटे का लंबा समय निकल जाने के बाद उस जग का केवल कच्चा आकार तैयार हो। सबसे ज्यादा समय उस जग की हत्थी ने लिया, क्योंकि उसे लचीला बनाया गया था।
जो समय आने पर एक धारदार कृपाण में बदल सकती थी। यह काम कैसी करती थी, इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ कुछ आकर्ष की लचीली तलवार के जैसी ही थी। पूरी तरह से इस नए जग का निर्माण करने में आकर्ष को पूरे 15 घंटे का समय लगा। जब वह इसका निर्माण पूरा करके खिड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरे दिन की सुबह होने को आई है। इस समय आकर्ष को दोबारा से उबासी आने लगी थी, यानी कि उसे नींद की जरूरत थी। अनजाने में ही वह बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में चला गया। अब की बार जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि तीसरे दिन की दोपहर हो चुकी है। नींद से जागने के बाद वह एक बार फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो गए। बची हुई सामग्री के साथ उसे अपनी खुद की लचीली तलवार के स्तर को भी बढ़ाना था। अब ऐसे तो उसके पास सैन्य स्तर की जादुई तलवार भी थी, जो उसकी ताकत में पूरे 100% तक की बढ़ोतरी कर सकती थी। इसके अलावा उसके पास एक पहले स्तर की जादुई तलवार भी थी, जो उसकी ताकत में 90% तक की बढ़ोतरी कर सकती थी। लेकिन वह इस जादुई हथियार का इस्तेमाल चयन प्रक्रिया वाली प्रतियोगिता में नहीं कर सकता था। एक व्यक्ति की संपत्ति ही उसके विनाश का कारण बनती है, यह मात्र एक कहावत नहीं थी, बल्कि यह कड़वी सच्चाई थी। आकर्ष को पूरा यकीन था कि अगर वह अपने सैन्य स्तर की जादुई तलवार या फिर पहले स्तर की जादुई तलवार को सभी के सामने प्रदर्शित करता है, तो अंशतः देश के आंतरिक क्षेत्र के बहुत से बड़े परिवार और शक्तिशाली लोग उससे यह जादुई हथियार हासिल करने की हर संभव कोशिश करने वाले थे। चाहे सैन्य स्तर की जादुई तलवार हो या फिर पहले स्तर की जादुई तलवार, दोनों की ही कीमत इतनी ज्यादा थी कि यह किसी के भी मौत का कारण बन सकती थी। इसलिए आकर्ष को एक ऐसा जादुई हथियार चाहिए था जो उसकी ताकत में बढ़ोतरी तो करे, लेकिन साथ में लोगों का ध्यान भी ज्यादा आकर्षित न करे। और इसके लिए तीसरे स्तर के जादुई हथियार से बेहतर और कोई भी हथियार नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रतियोगिता के दौरान ऐसे बहुत से योद्धा थे जो तीसरे स्तर के जादुई हथियार के साथ मुकाबला करने वाले थे। हालांकि एक तीसरे स्तर का जादुई हथियार भी बहुत से लोगों को लालच करने पर मजबूर कर सकता है, पर यह इतना कीमती भी नहीं था कि इसके लिए लोग अपनी जान को खतरे में डालें। जिसके भी पास एक तीसरे स्तर का जादुई हथियार होगा, पूरी संभावना है कि वह व्यक्ति एक तीसरे स्तर के हथियार शिल्पकार को भी जानता होगा। ऐसे में अगर कोई जबरदस्ती किसी से इस प्रकार के तीसरे स्तर के जादुई हथियार को हासिल करने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति अपने शिल्पकार दोस्त से मदद मांग सकता था, और एक तीसरे स्तर के हथियार शिल्पकार के कहने पर कई शक्तिशाली योद्धा उस व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो जाते जिसने हथियार छीनने की कोशिश की थी। अब कोई इतना मूर्ख तो होगा नहीं कि एक तीसरे स्तर के जादुई हथियार के बदले अपनी जान को दांव पर लगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो अंशतः देश का शाही परिवार था, जिनके पास एक तीसरे स्तर का जादुई हथियार था। आज तक इस हथियार को भी हासिल करने की किसी भी शक्तिशाली योद्धा ने कोशिश नहीं की थी। एक गहरी सांस लेने के बाद आकर्ष ने फिर से अपनी शिल्प ज्वाला प्रकट की और अपनी तलवार का स्तर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बार हथियार के रूप में एक तलवार थी, तो आकर्ष को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तलवार ऐसा हथियार था जिसका निर्माण वह आंख बंद करके भी कर सकता था। इस बार भी निर्माण प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती रही। लगभग 10 घंटे के लंबे समय के बाद आकर्ष की तीसरे स्तर की जादुई तलवार बनाकर पूरी तरह से तैयार हो गई, जिसे देखकर आकर्ष के चेहरे पर एक संतुष्टि से भरी मुस्कुराहट आ गई। उसकी यह नई तलवार अभी भी बैंगनी रंग में चमक रही थी। सिर्फ देखकर ही पता चल रहा था कि यह एक असाधारण हथियार है। तलवार तो तैयार है, अब देखते हैं कि इसकी गुणवत्ता कैसी है। उस तलवार को अपने हाथों में उठाते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। अब जैसे ही उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को तलवार पर प्रवाहित किया, उसके सिर के ऊपर व्यालों की परछाइयां प्रकट होना शुरू हो गई। यह पूरे 7 व्यालों की परछाइयां थी, जो एक साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी लग रही थी। सबसे ज्यादा खतरनाक तो इनका स्वरूप था, पर यह सिर्फ आकर्ष की शारीरिक ताकत थी। अभी तक तलवार के द्वारा की गई वृद्धि उसकी मूल ताकत के साथ जुड़ी नहीं थी। जैसे ही आकर्ष ने तलवार के द्वारा मिली ताकत को अपनी मूल ताकत के साथ जोड़ा, उसके सिर के ऊपर 4 अतिरिक्त व्यालों की परछाइयां और 9000 हाथियों की परछाइयां प्रकट हो गई। 9000 हाथियों की ताकत और 11 व्यालों की ताकत, यह इतनी भी बुरी नहीं है। तलवार ने मेरी ताकत में पूरे 70% तक की वृद्धि की है। इतनी वृद्धि किसी भी योद्धा के तीसरे स्तर का जादुई हथियार नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना पर्याप्त होना चाहिए। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आकर्ष ने अपने आप से कहा। अपनी जादुई तलवार की ताकत का परीक्षण कर लेने के बाद आकर्ष ने शौर्य के उस जादुई जग का परीक्षण किए। वैसे तो उसे विश्वास था कि यह भी 70% तक की ही वृद्धि करेगा,
पर क्योंकि इस प्रकार के जादुई हथियार का उसने पहली बार निर्माण किया था तो वह देखना चाहता था कि उसका अनुमान सही है या नहीं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने शौर्य के उस जादुई जग को अपने हाथों में उठाया और उस पर अपनी आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित। एक बार फिर उसके सिर के ऊपर पहले 7 व्यालों की परछाइयां प्रकट हुई और फिर उनके पास अतिरिक्त 4 व्यालों की परछाइयां और 9000 हाथियों की परछाइयां दिखाई देने लग। जितनी की मैंने उम्मीद की थी, इस कमंडल ने भी उतनी ही वृद्धि की। 70% तक की वृद्धि शौर्य भाई की ताकत को भी काफी आगे लेकर चली जाएगी। ज्यादा नहीं तो इसके साथ वह उत्कृष्ट 10 योद्धाओं के स्थानों में से एक स्थान तो हासिल कर ही लेंगे, आकर्ष ने अपने आप से कहा। उस दिन के बाद आकर्ष अगले 1 महीने तक सराय के उस कमरे से बाहर भी नहीं निकल। उसने अपना पूरा समय अपनी साधना पर ही खर्च कर दिया। ऊर्जा तत्वांश और शक्ति तत्वांश के साथ उसकी ताकत काफी तेजी से बढ़ रही थी। जब 1 महीने का समय पूरा होने को आया तब जाकर आकर्ष उस कमरे से बाहर निकला और सीधा सिंह परिवार के महल की तरफ चल पड़। युवराज आकर्ष, आप यहाँ? क्या आप छोटे मालिक से मिलने आए हैं? जैसे ही आकर्ष सिंह परिवार के महल के बाहर पहुंचा, महल के मुख्य द्वार पर खड़े पहरेदार ने तुरंत उसे प्रणाम किया और एक सम्मान से भरे स्वर में पूछ। उस एक पहरेदार के प्रणाम करते ही महल के बाकी पहरेदार भी एक एक करके आकर्ष को प्रणाम करने लग। तुम लोग मुझे जानते हो? आकर्ष ने थोड़ा चौंकते हुए उन सभी पहरेदारों से पूछ। उसे अच्छे से याद था कि जब वह पहली बार सिंह परिवार के महल में आया था तब महल के मुख्य द्वार पर दूसरे पहरेदार खड़े थे। उनमें से एक भी पहरेदार आज यहाँ पर नहीं था। आज यहाँ पर जो भी पहरेदार थे उनको आकर्ष ने पहले कभी भी नहीं देखा था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने उसे पहचाना कैसे। युवराज आकर्ष, आप शायद हमें नहीं जानते होंगे, लेकिन 2 महीने पहले जब आपके और छोटे मालिक के बीच मुकाबला हुआ था तब हम वहीं पर थे। पहरेदार ने थोड़ा हड़बड़ी में जवाब दिए। उसके चेहरे पर इस समय आदर और श्रद्धा का भाव साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन के दृश्य अभी भी उसकी यादों में स्पष्ट रूप से उभरे हुए थे, इसलिए वह जानता था कि उसके सामने खड़ा युवक भले ही दिखने में छोटा है, लेकिन उसकी क्षमताएं सिंह परिवार के बड़े बेटे से भी काफी आगे हैं। ऊपर से क्योंकि आकर्ष सिंह परिवार के बड़े बेटे का अच्छा दोस्त था तो पहरेदार उसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो यह बात है। पहरेदार के जवाब ने आकर्ष की उलझन को भी दूर कर दिए। 2 महीने पहले जब आकर्ष सिंह परिवार के महल में आया था तब जतिन के साथ उसका मुकाबला हुआ था और उस दौरान बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उनके चेहरों को आकर्ष ने अच्छे से याद नहीं किया था, तो पूरी संभावना थी कि यह पहरेदार भी उस समय वहां पर मौजूद। युवराज आकर्ष, कृपया मेरे साथ आइए। सिंह परिवार के उस पहरेदार ने आकर्ष को अपने साथ चलने का इशारा किया और सीधा महल के अंदर आ गए। जिस दिशा में वह आगे बढ़ रहा था उस तरफ शौर्य और मैथिली का निवास स्थान था। थोड़ी देर तक आकर्ष का नेतृत्व कर लेने के बाद जब पहरेदार शौर्य के निवास स्थान के बाहर पहुंच गया तो वहां पर उसने आकर्ष को अकेले ही आगे जाने का इशारा किया और खुद वापस से महल के मुख्य द्वार पर आ गए। दरअसल शौर्य जब से वापस लौटा था उसने बाकी लोगों को अपने निवास स्थान के पास आने से मना कर रखा था, इसलिए महल के नौकर चाकर और पहरेदार कोई भी शौर्य के निवास स्थान में प्रवेश नहीं करते थे। झील के किनारे भी उस दिन सभी नौकर चाकर सिर्फ इसलिए चले गए थे क्योंकि वहां पर शौर्य खुद बैठा था और उसने उन्हें अनुमति दी थी। पहरेदार के वहां से जाने के बाद आकर्ष ने निवास स्थान में प्रवेश किए। झील के पास वाला वह स्थान आज भी बिल्कुल शांत था। पास में मौजूद भवन का दरवाजा भी खुला हुआ था। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।